डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कथित वीआईपी के तौर पर नाम आने के बाद बीजेपी ने बनाई दूरी। दुष्यंत गौतम बीजेपी के पोस्टरों से गए। देहरादून की लखपति दीदी संतोषी सोलंकी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में होंगी शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में करेंगी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। परेड में सहभागिता के साथ साथ अपनी सफलता की प्रेरणादायी यात्रा भी साझा करेंगी संतोषी सोलंकी। देहरादून में रिश्वत लेते अमीन गिरफ्तार। विजिलेंस ने अमीन टीकाराम को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। भूमि के मुआवजे के एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। धनोल्टा में पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। धनोल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ी, लेकिन पर्यटकों के चेहरे खिले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी के तौर पर कथित नाम सामने आया। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को लेकर प्रदेश भाजपा अब सतर्क होने लगी है। प्रदेश में हो रहे भाजपा नेताओं के विरोध के बाद संगठन ने प्रभारी दुष्यंत गौतम से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। कई कार्यक्रमों से प्रदेश प्रभारी नदारत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अब नए पोस्टरों में प्रभारी दुष्यंत गौतम की फोटो नहीं लगाई गई है, जबकि पुराने हर पोस्टरों में दुष्यंत गौतम की फोटो लगी है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम बन रही है, जिसके चलते कई प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी की फोटो लगाई गई है, कई प्रदेशों में नहीं लगाई गई है। उधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी संगठन ने यह मान लिया है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी का नाम सामने आया था वह दुष्यंत गौतम है। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी से भाजपा की यह दूरियां साफ संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा सकती है। भाजपा के नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बालोनी, मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया। इन नेताओं के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था। हेलीपैड तक तैयार कर लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर चारों दिग्गज नेताओं के नहीं पहुंचने से भाजपा कार्यकर्ता मायूस नजर आए। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि यह चुनावी वर्ष है और कल शाम चारों नेताओं से उनकी बात हुई थी। उन्होंने स्वयं ही उन्हें आने से मना कर दिया। इसी वजह से यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। आपको बता दें कि विधायक अरविंद पांडे इन दिनों जमीन घोटाले के आरोपों और उनके कैंप कार्यालय को अवैध बताए जाने के बाद प्रशासन की ओर से जारी नोटिस को लेकर सुर्खियों में हैं। 2027 के शुरू में उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में जहां अब जनता अपने प्रतिनिधियों के कामकाज का आंकलन करने लगी है, वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने काम का ब्यौरा उपलब्ध कराने लगे हैं। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना है कि उन्होंने पहले दिन से आज तक कई कार्य कोटद्वार क्षेत्र के किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या कोटद्वार में पानी की थी, जिसको लंबी कार्य योजना बनाकर दूर करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि 2027 के शुरू में ही उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने लगे हैं। वहीं ऐसे में जहां अब जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करने लगी है, वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने काम का ब्यौरा उपलब्ध कराने लगे हैं। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना है कि उन्होंने पहले दिन से आज तक कई कार्य कोटद्वार के क्षेत्र के किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या कोटद्वार में पानी की थी, जिसको लंबी कार्य योजना बनाकर दूर करने का काम किया गया है।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी योजना को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हुए अब बूथ स्तर तक इसके प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई जा रही है। इसी क्रम में बागेश्वर के मंडल सेरा स्थित भाजपा कार्यालय में विकसित भारत रोजगार गारंटी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बागेश्वर और कपकोट के दोनों विधायक दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, जिला प्रभारी कुंदन लटवाल सहित भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र सरकार की रोजगार गारंटी योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना और बूथ स्तर पर इसके लाभों की जानकारी देना रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार गलत बयानबाजी कर और नकारात्मक माहौल बनाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम बदलने के साथ साथ मजदूरों को मिलने वाले वास्तविक लाभों की जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत की नींव रखी गई है। केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, मजदूर और ग्रामीणों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही हैं और इन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोहाघाट क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल, रायकोट महर एवं बापरू गांव में अलग अलग जनसेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से 1600 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। रायकोट महर में आयोजित शिविर की अध्यक्षता जिला अधिकारी मनीष कुमार ने की, जबकि बापरू गांव में अपर जिलाधिकारी के.एन. गोस्वामी की अध्यक्षता में शिविर संपन्न हुआ। रायकोट महर में जिलाधिकारी के पहुंचते ही शिविर में रौनक बढ़ गई और ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ये शिविर ग्रामीण जनता के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को जिला मुख्यालय की अनावश्यक दौड़ से राहत मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पात्र व्यक्ति शिविर में लाभ से वंचित रह जाता है तो यह प्रशासन की कमी मानी जाएगी। शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिलाधिकारी ने लोहाहाट उप जिला चिकित्सालय में ENT सर्जन की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब किसी भी मरीज को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं रायकोट महल शिविर में 1021 लोग शामिल हुए, जहां 16 शिकायतें दर्ज की गईं और अधिकांश का मौके पर समाधान किया गया। शिविर के दौरान 5 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 26 अन्य प्रमाण पत्र बनाए गए तथा 923 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया। उधर बापरू गांव में आयोजित शिविर में 610 लोग शामिल हुए। यहां 42 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 34 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। शिविर में विभिन्न 99 प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। हालांकि बापरू में जिलाधिकारी के न पहुंचने से कुछ ग्रामीणों में निराशा भी देखने को मिली। शिविर के नोडल अधिकारी DPO श्री ब्रजवाल ने नागरिकों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया। अपर जिलाधिकारी ने शिविर के सफल संचालन में सहयोग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, निर्मल मेहरा समेत सभी अधिकारियों एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को 1 साल पूरे होने पर 27 जनवरी को प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जागरूकता के लिए कार्यक्रम होंगे। राजधानी देहरादून में भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद होंगे। अधिक जानकारी देते हुए अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने बताया कि धामी सरकार ने पिछले साल 27 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसे 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रदेश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद प्रदेश में हर नागरिक को समान अधिकार मिले हैं और बड़ी संख्या में विवाह पंजीकरण भी हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित समय के तहत किया जाए। इसी के तहत देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना आवश्यक है। पीड़ितों और बुजुर्गों की समस्याओं के लिए भी सीएम हेल्पलाइन बनाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो अधिकारी हीला हवाली करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य पीड़ितों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करें। जनपद में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक सनसनीखेज मामले का ट्रांजिट कैंप पुलिस ने खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की गई कार्रवाई में पार्षद पद पर हुए हमले के पीछे की पूरी साजिश सामने आई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पारिवारिक विवाद के चलते सहानुभूति हासिल करने के उद्देश्य से पार्षद ने खुद पर हमला कराने की योजना बनाई थी। पुलिस ने रात्रि कोचिंग के दौरान 3 हमलावरों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में मामले के मास्टरमाइंड इंदर नारंग का नाम सामने आया, जिसने पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि कानून को गुमराह करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वहीं किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमवीर एक बार फिर राष्ट्रभक्ति, शांति और बलिदान की कसौटियों पर खरे उतरने दिखाई दे रहे हैं। लोहाहाट के छमनिया चौड़ स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी का पूरा परिसर गणतंत्र दिवस की आहट के साथ तिरंगे की रोशनी और देशभक्ति के तिरंगे से जगमगा उठा है। रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से सुसज्जित यह परिसर न केवल गणतंत्र दिवस के आगमन का संदेश दे रहा है, बल्कि हर जाने माने को आओ मिलकर राष्ट्रवाद, संविधान और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा का संकल्प लें का आह्वान भी कर रहा है। चारों ओर गूंज देशभक्ति के नारे, अनुशासन में खड़े हिमवीरों की दृढ़ आकृतियां और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित भावनाएं। यह दृश्य हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को राष्ट्रभाव से त्वरान्वित कर रहा है। जवानों की हर गतिविधि, हर स्वर, हर कदम भारत माता के प्रति अटूट आस्था और निष्ठा का प्रतीक मानकर उभर रहा है। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। यह पर्व हमें हमारी राष्ट्रभक्ति की क्षमता को परखने और देश सेवा के नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। साथ ही ये भी याद दिलाता है कि जिस देश से हम सब कुछ पाते हैं उसके लिए हम बदलने में क्या दे रहे हैं। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। आईटीबीपी के हिमवीरों का यह संदेश, साफ संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की सेवा केवल सीमा पर नहीं बल्कि विचार, संकल्प और आचरण में भी होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस की यह रोशनी आने वाली पीढ़ियों को संविधान, एकता और अखंडता की रक्षा का मार्ग दिखा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली एक प्रेरणादायी कहानी देहरादून जनपद के सहसपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत शंकरपुर निवासी संतोषी सोलंकी की है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम की है। आज संतोषी सोलंकी एक सफल उद्यमी और लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं और 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगी। भारत सरकार द्वारा 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए देश भर से अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसानों, खिलाड़ियों, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों, स्टार्टअप उद्यमियों एवं विभिन्न सहकारी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है।
इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य से देहरादून जनपद की संतोषी सोलंकी का चयन लखपति दीदी के रूप में किया गया है, जो परेड में सहभागिता के साथ साथ अपनी सफलता की प्रेरणादायी यात्रा भी साझा करेंगी। संतोषी सोलंकी आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि वे ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने अब तक अपने गांव एवं आसपास की 250 से अधिक महिलाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2018 में संतोषी सोलंकी ने सेलाकुई में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय की शुरुआत की। एकता स्वयं सहायता समूह की सदस्य रहते हुए उन्होंने आस्था क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत CCL, CIF एवं CC के माध्यम से वित्तीय सहयोग एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज वे सोलंकी प्रिंटिंग प्रेस का सफल संचालन कर रही हैं, जिससे उन्होंने अब तक 60 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर अर्जित किया है। सेलाकुई स्थित सोलंकी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री सहित विभिन्न सरकार प्रकार के प्रिंटिंग कार्य किए जा रहे हैं। संतोष सोलंकी अपने पति के साथ मिलकर उस उद्यम का संचालन कर रही हैं तथा अपनी प्रिंटिंग प्रेस में 4 स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। संतोषी सोलंकी ने बताया कि पेपर वर्क के साथ फ्लैक्स मशीन की शुरुआत के बाद उन्हें बड़ी कंपनियों से भी लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। टप्परवेयर प्लास्टिक कंपनी, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, हैव फार्मा एवं हिमालयन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां उनकी प्रिंटिंग प्रेस से पैकेजिंग एवं प्रचार सामग्री के ऑर्डर देती हैं, जिससे बड़े स्तर पर कार्य एवं बेहतर लाभ संभव हो पा रहा है। जिला मिशन प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर जनपद की अनेक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में सहसपुर ब्लॉक की संतोषी सोलंकी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लखपति दीदी बनी है, जो 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग कर प्रदेश की सफलता की कहानी साझा करेंगी। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि NRLM के माध्यम से जनपद में समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए प्रदेश भर से देहरादून जनपद की संतोषी सोलंकी का चयन हुआ, जो समूह स्तर पर प्रिंटिंग व्यवसाय में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। डिजिटल के जमाने में उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा भी डिजिटल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेटवर्क की कमी और जनता की कम दिलचस्पी इसमें एक बड़ी बाधा बनती हुई नजर आ रही है। देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तरीके से पर्चा बनाने को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि कोई भी नई चीज जब आती है तो थोड़ा दिक्कत जरूर होती है, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है और जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनाने पर राहत महसूस करेंगे। विजिलेंस ने बृहस्पतिवार को उत्तरकाशी में अमीन टीकाराम नौटियाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह रिश्वत एक किसान से उसके खेत का मुआवजा दिलाने के नाम पर मांगी थी। विजिलेंस ने नौटियाल के घर पर भी तलाशी ली। डायरेक्टर विजिलेंस डॉक्टर V मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके के एक व्यक्ति ने डायल 1064 पर शिकायत की थी। पीड़ित के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क बनाई थी। इसमें उसका खेत भी अधिग्रहित हुआ था। किसान को इसका निर्धारित मुआवजा दिलाया जाना था। इसकी फाइल लंबित थी। पीड़ित लगातार अधिकारियों से इसकी गुहार लगा रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात टीकाराम नौटियाल से हुई। नौटियाल ने पीड़ित को सारी प्रक्रिया समझाई और जल्द काम करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर पीड़ित तैयार नहीं हुआ तो रिश्वत की रकम को आधा कर 10,000 रुपए कर दिया गया। पीड़ित को 10,000 रुपए लेकर नौटियाल ने उत्तरकाशी अपने कार्यालय बुलाया था। इस बीच शिकायत के आधार पर ट्रैप टीम तैयार की गई और आरोपी नौटियाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर पर भी तलाशी ली गई। यहां से कुछ कामजात एवं अन्य सामान बरामद किया गया है।
टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनोल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। शुक्रवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। धनोल्टी, सुरकंडा देवी, कद्दूखाल और नागडिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान की गिरावट आई है। निचले इलाके में हल्की बारिश हुई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। पहली बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह और तथा पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। तहसीलदार बीरम सिंह पंगवार ने बताया कि सड़क से बर्फ हटाने के लिए विभाग तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा की अपील की गई है। रात से क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज तूफान के साथ साथ झमाझम बारिश हो रही है। पचवादून के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। वहीं लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे बागवानों, होटल व्यवसाय से जुड़े संचालकों और किसानों के चेहरे बारिश और बर्फबारी से होने से खिल उठे हैं। इस साल की सर्दी की पहली बारिश से मौसम ठंडा हो गया। देर रात से चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज तूफान के साथ साथ झमाझम बारिश हो रही है। पचवादून के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। वहीं चक्राता क्षेत्र में बर्फबारी होने के आसार भी बढ़ गए हैं। इस साल सर्दी की पहली बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। देर रात से ही चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों में ओलावृष्टि के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 28 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बढ़ने के संकेत हैं। बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।